हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव, अपने व्यवहार के कारण हमारे दिल पर, या यूं कह लें कि हमारे जीवन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से इस दुनिया में अपना एक नाम करते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और प्रेरणा बन जाते हैं। सुप्रभात, धरती धोरारी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता प्रधान और मैं ईश्वर दत्त माथुर आपके सामने फिर उपस्थित हैं आज अपनी एक खास मेहमान के साथ। पर ईश्वर जी, कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात। जरूर बताओ। कि आज दूरदर्शन का 56वां स्थापना दिवस। वाह वाह वाह, कितनी खुशी की बात है। जी हाँ। दूरदर्शन ने तो देश की कितनी सेवा की है, लोगों को मनोरंजन दिया है, ज्ञान की बातें दी है, और फिर आपको हमको भी तो लोगों से मिलवाया है। बिल्कुल। और 15 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी और आज 2014 को इसके 56 साल पूरे हुए। चलिए, तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अपन फिर अपनी असली बात पर आए। बिल्कुल अनीता जी, आज हमारे सुप्रभात धरती धोरारी में जो मेहमान पधारे हैं, भाई आप जो भी बातें कर रहे थे ना कि आदमी अपनी लगन से, अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ जाता है, ऐसी एक विभूति आज हमारे साथ है। शिक्षाविद हैं और समाज सेवी हैं, डॉक्टर दिलीप मोदी, झुंझुनू से आए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप बंबई में जन्मे, वहीं आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। हाँ। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आप झुंझुनू चले आए और वहाँ आपने अपना कार्य क्षेत्र बना दिया? बहुत ही अच्छी बात है सर। देखिए, बंबई में पैदा होने के बाद झुंझुनू में हमारा आना, एक तरह से इसको आप संयोग कह लीजिए या ईश्वर की कृपा जी। मातृभूमि हमारी जो झुंझुनू है जी, उसको देखने की इच्छा से एक बार हम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए, और आने के बाद यहाँ पर ऐसा इतना अच्छा लगा जी कि यहीं पर कुछ क्यों न किया जाए। जी। जो कुछ हमने शिक्षा दीक्षा अनुभव बॉम्बे में प्राप्त किए हैं, उसको यहाँ पर क्यों ना हम अपनी सेवाएं दें, लागू करें। जी। और जो क्वालिटी एजुकेशन, जो शिक्षा का स्तर वहाँ पर हमने देखा था, जी। उसको यहाँ पर लागू करने की इच्छा से हमने फिर यहीं पर बसने का मन बना लिया। कौन सा सन की बात है? ये 1983 जुलाई 1983 से कुछ पहले हम आए थे जी। और वहीं से ये शुरुआत हुई। तो फिर आपने ये शिक्षा का ये जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, कैसे आपने शुरुआत की इसके भाई? बारे जैसे में ईश्वर भैया ने भी पूछा और मैंने भी शुरू में कहा कि हमको प्रेरणा मिलती है किसी चीज से। जी। आज आपसे लाखों लोग, आपके स्टूडेंट्स हैं, कई लोग प्रेरित हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हाँ, मुझे दिलीप मोदी सर जैसा बनना है। आप किससे प्रेरित हुए? प्रेरित, देखिए, जब हम बॉम्बे में थे जी, मैं वैसे कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, तो वहाँ पर कॉमर्स की कोचिंग क्लासेस बहुत अच्छी चलती थी, और उनसे जब हम सीखते थे तो हमें भी ये होता था कि किसी दिन हम भी इस तरह के बने। क्या बात? और कॉमर्स की इच्छा तो शुरू से वो थी, तो हमने ये सोचा कि इसी से क्यों न शुरुआत की जाए। वाह। तो हमने सबसे पहले अपने ज्ञान कुटीर नाम का हमारा जो संस्थान शुरू किया, उसमें कॉमर्स की कोचिंग से हमने शुरू किया। जी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ की आवश्यकताएं थी, हमने देखा कि यहाँ के विद्यार्थियों की, अभिभावकों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहते हैं, उसको देखते देखते हमने धीरे धीरे अडॉप्ट किया। और फिर 10th और 12th के सभी विषयों की हमने पढ़ाई और कोचिंग शुरू की। जी। नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे, बजाय इसके कि आप कोई और कॉमर्शियल गतिविधि में जाते, आप शिक्षा जैसे व्यवसाय में आ गए। क्योंकि शिक्षा तो देखिए घर फूंक तमाशा देखना है, शिक्षा देना समाज की सेवा करना है, देश के लिए नागरिक तैयार करना है। तो शिक्षा का क्षेत्र आपको क्या फैसिनेट करता था, कैसे लुभाता था? शिक्षा, देखिए, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा विषय रहा है, और उसमें एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि अगर विद्यार्थियों को हम उसमें देते हैं तो यंग जनरेशन के साथ, नए नए लोगों के साथ हमें उठने बैठने, उनके साथ, उनकी दिनचर्या के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये फील्ड है। इसमें इनोवेशन की, हर रोज नई नई चीजों से जुड़े रहने की बहुत सारी असीम संभावनाएं। मोदी जी, आज आप शेखावाटी क्षेत्र में लगभग 20 शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं। जी। तो इनमें कोऑर्डिनेट करना, उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, ये कितना मुश्किल काम है और कैसे आप इसको हैंडल करते हैं? मुश्किल ये देखने में लगता है, हमारे लिए बहुत सहज हो गया है।
अच्छा, क्योंकि टीम वर्क है ये। जी। एक बहुत अच्छी टीम हमने अब इतने वर्षों के बाद एक बन गई है। जी। बहुत सीनियर मेंबर्स हैं हमारे साथ, परिवार हमारा, हम इसको एक परिवार कहते हैं। क्या बात। जी। टीम नहीं, हमारा एक परिवार का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो आपने कहा कि हमारा पूरा एक परिवार है। जी। मैं ये जानना चाहूंगी सर कि क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी शिक्षा से जुड़ी रही, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उस बारे में हमें जी नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो हमारी एक व्यावसायिक घराना है हमारा जी, और बिजनेस फैमिली है। शिक्षा के क्षेत्र में ना हमारे परिवार में कोई पहले था। अच्छा। और नहीं हमारे कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या इस तरह के कोई थे। और हमने ये जो शिक्षा में हम जुड़े, तो ये एक तरह से ये देखिए कि मेरी प्रेरणा थी। मैं उन दिनों में जब मैं बॉम्बे में था जी, तो कुछ किताबें मैं पढ़ा करता था पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। तो उन किताबों में से मुझे कुछ प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा सा लीक से हटकर हो, जी, जो हमारे सब लोग करते हैं उससे हट के कुछ किया जाए जो कि बेटर हो, और हाँ। जिसमें कुछ अपने आप को एक्सपोज करने की, अपनी कुछ क्रिएटिविटी, इनोवेशन। जी। नहीं सर ने वो बताई ना बात, मैंने आपके बारे में 2 लाइन जो पढ़ी, जी। सबसे ऊपर आपने यही लिखा है कि लोग चीजों को देखते हैं और पूछते हैं क्यों, लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ और सोचता हूँ और कभी नहीं पूछता, और ये सोचता हूँ, हमेशा ये पूछता हूँ कि क्यों नहीं। क्यों नहीं, क्या बात है, क्या बात नहीं, यही हमारी जो प्रेरणा मुझे जो शुरू में मिली थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो अपने लिए भी प्रेरणा हो, हाँ। और करने में एंजॉयमेंट हो, और करने के बाद लोगों के लिए हम पद चिन्ह छोड़ के जाएं। जी, सेटिस्फेक्शन। जी, सेटिस्फेक्शन हो। बम्बई की लाइफ तो बहुत तड़क भड़क की थी। जी। बम्बई के अंदर आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ जी, पूरा बाल्यकाल वहाँ निकाला, और उस एक भागा दौड़ी की जिंदगी, बहुत फास्ट लाइफ को छोड़कर आप एक ठहराव की तरफ आ गए जी, झुंझुनू में। तो शुरू में कैसा लगता होगा, कितना अटपटा लगता होगा? सर बहुत मुश्किल था। अच्छा। चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। हाँ हाँ। मेरे लिए तो थे ही थे। जी। उसी वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी। ये और भी खतरनाक। मेरी वाइफ के लिए, मेरी जो बेटर हाफ है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी हिम्मत, मेरी प्रेरणा मुझे मेरी धर्मपत्नी से मिलती डर थी। के मारे तो नहीं कह रहे? तो धर्मपत्नी भी क्या इसमें आपके साथ आप भागीदारी निभाती हैं बराबर? बिल्कुल, शुरू से वो भागीदारी निभाती हैं। जी। उन्होंने एक पूरा क्षेत्र एक हमारे इस ग्रुप का संभाल रखा है। हाँ जी। और अब तो वो बहुत एक्टिव, क्रिएटिव, वो एक मदरली नेचर है उनका, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ, और बहुत सम्मान उनका है। मोदी जी, एक बात, आजकल एक बड़ी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट संस्थान हैं, सरकारीकरण तो सब चीजों का है जी, शिक्षा का व्यावसायिकरण हो रहा है, और शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे दिया गया है। शिक्षा वो गुरु शिष्य परंपराएं तो अब नहीं रही। अब तो ये है कि मोटी फीस देनी पड़ती है स्कूलों में, अभिभावक कई दिन तक रात को सोते नहीं है जब फीस काटा जाता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? शिक्षा को का व्यावसायिकरण जिस तरह से हो रहा है, क्या वो जायज है या नहीं होना चाहिए, या एक शिक्षा आम आदमी की विद इन रीच होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, उस बारे में आप इसका कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपके इतने शिक्षण संस्थान हैं? जी देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण शब्द और ये जो शब्दावली है जी, ये इसके तरफ देखने का एक एंगल है, केवल एक इसका कोण है कि इसका व्यवसायीकरण हो रहा है। शिक्षा बहुत व्यापक एक वस्तु है। जी जी। इसमें बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, और प्राइवेट एजुकेशन जो है उसमें इनोवेशन करने की फ्रीडम होती है, एक गुंजाइश होती है। जी। जो वो लोग जो इनोवेशन करते हैं, उस इनोवेशन में जो भी शिक्षण संस्थान प्राइवेट चला रहे हैं, उनको भी अपने उन शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए व्यवसायिकता का ध्यान रखना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उन्हें क्वालिटी देनी है, उन्हें इनोवेशन लाना है। आज बहुत सारे शिक्षा में इतने सारे नई नई विधाएं आ गई है, स्मार्ट लर्न क्लासेस हैं, लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटराइजेशन है, आजकल ERP सॉल्यूशंस चले हुए हैं, कंप्लीट स्कूल ऑटोमेशन है, और इतनी सारी चीजें हैं जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि साहब हमें इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा मिले। क्या बात। जो विदेशों में और बाहर के देशों में जो शिक्षा मिल रही है वो उन्हें चाहिए। तो जब उस तरह की शिक्षा हमें देनी है तो उसके लिए तो देखिए फीस तो लेनी पड़ती है, और फीस अगर ली जाती है तो क्योंकि देखिए आजकल टीचर्स का भी पेमेंट, वेतन काफी अच्छा हो रूप से मिलना चाहिए, काफी अच्छा हो गया। और मैं आपको एक सच बात बताऊं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो टीचर्स को सरकार की जो वेतन श्रृंखलाएं हैं
उनसे भी अच्छा वेतन देती है। क्या बात जी। उसका कुछ कारण भी है कि हमारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ सरकारी स्कूलों से या हमारे जैसी आपसी संस्थाओं से नहीं है जी। हमारी प्रतिस्पर्धा बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी है। जी। जब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में आजकल जो बच्चे पैरेलल में वहां जाने लगे हैं तो उनसे प्रतिस्पर्धा करते हुए हमें भी क्वालिटी पर ध्यान देना होता है जी। और बहुत अच्छे टीचर्स हमें रखने पड़ते हैं, विशेष करके साइंस के फील्ड में। जी। तो 11th 12th ये साइंस है या कॉमर्स के जो फील्ड जी। हैं उनमें बहुत अच्छे टीचर्स रखने पड़ते तो हैं। सर ये जो अच्छे टीचर वाली आपने जो बात कही, जी। अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें जी। और योग्य शिक्षकों की बात करें तो क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से चयन होता है या किस तरीके से आप शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं? देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता में हमारे लिए किसी भी शिक्षक का, टीचर का डिग्री यानी उसका क्वालिफाइड होना, जी। ट्रेंड होना, बीएड जिसको हम कहते हैं, बीएड एमएड, ये तो प्राथमिक आवश्यकता है ही, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस किस तरह का आता है। वो बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस का मतलब वो फील्ड में किस तरह से काम करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन क्या है, क्या बात वो बच्चों को कितना अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं, अपने विषय का कितना ज्ञान गहराई में रखते हैं, उसको कितनी सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रख करके अध्यापकों का चयन किया जाता है। और चयन के बाद भी ये एक सतत हमारे यहाँ पर एक इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वर्कशॉप्स होते रहते हैं और उनमें फिर धीरे धीरे अच्छे टीचर्स आगे अपने आप निकलते रहते हैं और उनका एक प्रमोशन अपने आप होता रहता है। एक शिक्षण संस्थान के सफलता में जितना शिक्षक की भूमिका है, छात्रों की भूमिका है, अभिभावकों की भूमिका है और मैनेजमेंट अपना अलग काम करता है। आप क्या मानते हैं कि एक शिक्षण संस्थान की सफलता में किसकी अहम भागीदारी है इन चारों में से? ये बहुत ही अच्छी बात है सर कि शिक्षा किसी एक दूरी पर नहीं टिकी हुई है। ये जो चारों पक्ष आपने बताए, सबसे पहले तो विद्यार्थी जो वो तो महत्वपूर्ण है ही, जो ग्रहण करने वाला है, रिसीविंग एंड पे है। दूसरी तरफ एक टीचर है, माता पिता जहां से वो पहले से ही आया है, और एक सोसाइटी, समाज जहां पर वो मीडिया और बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है। जी। वहां पर भी वो बहुत कुछ देखता सीखता है। और सबसे बड़ा मैं जो शिक्षा को मानता हूं कि पीयर ग्रुप यानी अपने साथी जिनके बीच में वो हमेशा रहता है, उनसे भी बहुत कुछ वो सीखता है, उनको फॉलो करता है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी विद्यार्थी के विकास में, उसकी प्रगति में है, तो वो स्कूल और शिक्षण संस्थान, उनके अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स की। टीचर्स ही जो है वो बच्चों का रोल मॉडल है जी। वो उनका अनुसरण करता है, उनको फॉलो करता है, जैसा वो कहते हैं। हमारे यहाँ छोटे बच्चों का जहां तक प्रश्न है, छोटे बच्चों को तो टीचर ने जो कह दिया वो मानने, वो रामबाण है, वो बिल्कुल पत्थर है। नहीं, आज हम अपने घर में भी देखें, आज मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको अगर किसी चीज का मैंने गलत प्रोनाउंस करके भी बता दिया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मम्मा आप गलत हो, हमारी मैम ने हमें यही बताया। बिल्कुल यही तो बात उनका उनके जीवन पे वाकई अमिट छाप, गहरी छाप टीचर्स की होती है। टीचर्स एक और सवाल मेरे मन में आता है कि एक होती है किताबी ज्ञान जी, एक होता है व्यावहारिक ज्ञान, दोनों में बहुत फर्क है। और आज के स्टूडेंट्स आप जानते हैं पढ़ने में बहुत उनकी स्किल बहुत अच्छी है। जब मैं पढ़ता था तब शायद हम लोग इतने अच्छी स्किल के लोग नहीं थे, लेकिन आज का बच्चा बहुत सारी चीजें बाहर टीवी से उसको ज्ञान मिल रहा है, इंटरनेट से मिल रहा है, मोबाइल से मिल रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, अखबार से मिल रहा है, मीडिया का संचार क्रांति का विस्फोट हो गया है। तो जो व्यावहारिक ज्ञान है वो स्कूलों में बहुत कम दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से आप बच्चों के नवनिर्माण में, उनके सर्वांगीण विकास में किस तरह से योगदान करते हैं? आज का बच्चा खेलना भूल गया है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बच्चे को पता ही नहीं, वो कहता नहीं पहले होमवर्क करना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। बच्चा कम और पिताजी ज्यादा लगे रहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। आपका क्या सोच है इस बारे में? बिल्कुल, ये बहुत ही गहन और चिंतन का विषय है। प्रश्न ऐसा है ये कि इस पर एक बहुत लंबी बहस होनी चाहिए। अपन तो थोड़ी सी देर में ही बात करेंगे आज जी। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि स्कूलों में और हम लोग सब एक पाठ्यक्रम से बंधे हुए हैं जी। वो पाठ्यक्रम जो एक निर्धारित किया हुआ है, उस पाठ्यक्रम को और समय सीमा को, मेरा प्रश्न भी यही है कि बच्चा उस बंधन से मुक्त कब होगा? वो बच्चा कब बनेगा? उसके पास बच्चा बनने का समय नहीं है जी, तो वो बताएं आप। नहीं, पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है हमारा, वो एक बंधा बंधाया पाठ्यक्रम है, उससे हमें डिविएट होने की आजादी कम है जी। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो वहां पर सिलेबस है
वो उनके लिए एक थियरी जिसको हम कह सकते हैं वो है, व्यवहारिक पक्ष उसमें नहीं है, एप्लीकेशन वो उसमें नहीं है, हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इनटू द फील्ड वो उसमें नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको ये नहीं पता कि जो नॉलेज मैंने गैदर की है, प्राप्त की है, शिक्षा मैंने प्राप्त की है, उसका उपयोग कैसे करूंगा, तो मेरे ख्याल से शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मानते हैं जी। और इसका जो उपाय है वो सिलेबस के अलावा जब हमारे यहाँ पर क्या क्या हम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जरूर कि हमारी सभी शिक्षण संस्थानों में मॉर्निंग असेंबली जो प्रातःकालीन सभा जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि क्लासरूम में जो कुछ आप सीखते हो उससे आप जीविका कमा सकते हो जी। लेकिन मॉर्निंग असेंबली प्रार्थना में जो कुछ आप सीखते हो वो जीवन जीना सिखाती है। क्या बात, बिल्कुल, बहुत अच्छी उसमें आप बहुत सारी अपनी ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स को आप डेवलप कर सकते हो। नैतिक शिक्षा की बात वहाँ पर होती है, जनरल नॉलेज की वहाँ पर बात होती है, योगा मेडिटेशन की वहाँ पर बात होती है, वहाँ पर जीवनियाँ, अच्छे प्रसंग, जो कुछ भी समाचार वाचन, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं। मैं यूँ कहूँ कि भारतीय संस्कारों की आप उसमें बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें कई बार हम विद्वानों को बुलाते हैं, गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पर जो अपने अनुभव बच्चों को बताते हैं। मैं हमेशा उन हमारे विद्यार्थियों को हमारे स्कूलों में एक ही बात कहता हूँ कि क्लासरूम में आपने कई घंटों तक जो पढ़ाई की वो किसी विद्वान की कुछ बातों से भी मूल्यवान ये है जी, एक विद्वान ने अगर आप, तो ऐसे अनुभव बहुत दुर्लभ होते हैं। अभी जो आपने खेल की बात की ना, तो मुझे एक बात आई, आप खुद खेल प्रेमी हैं और खेलों की तरफ आपका बहुत रुझान है। जगह जगह आपने अपनी शिक्षण संस्थाओं में भी कई क्रिकेट एकेडमीज या कई गेम्स का जिक्र किया है, उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, खेल तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। बिल्कुल, स्कूलों में जो खेल की सुविधाएं हैं वो बहुत जरूरी हैं। खेल से न सिर्फ मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, उसमें कंपटीशन की भावना, ये सब हम जानते हैं, ये सब हम जानते हैं, ये बिल्कुल कि सर्वांगीण विकास होता है। कराते कितना हो ये बताएं आप। देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत होता है। हमारे यहाँ तो एक सेट कार्यक्रम है, टाइम टेबल है। जैसे एकेडमिक कैलेंडर होता है, एक्टिविटी कैलेंडर होता है, वैसे हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स कैलेंडर फिक्स किया हुआ है। वो बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कैलेंडर जी, एक स्पोर्ट्स कैलेंडर है। सभी को वो गतिविधियां करवानी है। हमारी 20 स्कूलें जितनी भी हैं उनमें आपस में हमने एक बनाया हुआ है कि हर स्कूल को एक एक दो दो गतिविधियां पूरे वर्ष भर में होस्ट करनी है, उनकी मेजबानी करनी है और बाकी सब स्कूलें वहां पर जाके पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस तरह से सबके लिए बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये सारी एक्टिविटीज हमारे यहाँ पर नियमित रूप से होती है। हमने इंडोर जिम्नाजियम, आउटडोर जिम्नाजियम, ये भी सब अपनी संस्थाओं में उपलब्ध करवाया। मोदी जी, एक और गंभीर सवाल, बहुत जब भी कोई सरकार बदलती है या बड़ी बड़ी शिक्षा पर कोई गोष्ठी होती है तो विद्वानों का मत होता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। आप एक शिक्षाविद हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए? एक तरफ हम वैश्विक लड़ाई लड़ रहे हैं, आज के स्टूडेंट्स के सामने चुनौतियां बहुत है क्योंकि उसको उसी अनुरूप ढलना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारतीय संस्कार हैं, नैतिक मूल्य हैं, खेल का मैदान है। तो आपकी नज़र में एक शिक्षा पद्धति जो हम लैग कर रहे हैं उसमें क्या क्या और ऐड होना चाहिए, क्या और नवाचार होने चाहिए, उस बारे में आप एक शिक्षाविद होने के नाते क्या सोचते हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। नहीं, आमूलचूल परिवर्तन ये एक बड़ा शब्द है और ये अखबारों का, मीडिया का और माफ करना शिक्षाविदों का ही निकाला हुआ है कि आमूलचूल परिवर्तन कर दो, सारे घर के बदल के रख दूंगा। अरे भैया, बदल के कब रख देगा? समय निकलता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी निकलती जा रही है। बिल्कुल। एक शिक्षाविद होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताएं। देखिए, शिक्षा हमारी जो सरकारों की प्राथमिकता में सूची में काफी नीचे की तरफ आती है जी। आनी चाहिए बहुत ऊपर की तरफ, जहां से शुरुआत होती है एक मनुष्य की, जहां से एक ग्रूमिंग होती है, जहां से वो सीखता है। पर मैं आपकी इस बात को सहमत नहीं हूं, क्योंकि शिक्षा तो प्राथमिक चीज है। शिक्षा के अभाव में कुछ भी नहीं हो सकता। रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद शिक्षा ही है। बिल्कुल है, लेकिन ये वास्तव में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारी प्राथमिकताओं में ये नहीं है। आमूलचूल परिवर्तन ये बहुत एक व्यापक टर्म है, लेकिन जरूरी है। देखिए, शिक्षा आज की स्थिति में क्या हो गई है
कि हमारी बहुत वर्षों से पहले, जिसको हम कहते हैं ना मेकाले के जमाने से चली हुई, ये प्रचलित टर्म्स हैं कि उस जमाने से चली हुई ये शिक्षा पद्धति है। और को ये कहते हैं सब। जी, और ज्यादातर उस वक्त देखिए अंग्रेजों ने या उसके पहले लोगों ने जो ये शिक्षा का हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया, उनको चाहिए था एक वर्क फोर्स, उनको चाहिए था कि उनके जो कानून कायदे हैं उनको लागू करने वाली, लोगों तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एक टीम तैयार हो, एक सिस्टम तैयार हो। तो उसको ध्यान में रख करके उन्होंने शिक्षा प्रणाली का विकास किया और बनाया। लेकिन आज हमारे यहाँ पर देखिए, आज शिक्षा प्रणाली में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, आज भी हम पहाड़े रटाने की तरफ सोचते हैं। आज भी हम कहते हैं कि विद्यार्थी की हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जबकि आज ईमेल के जमाने में, कंप्यूटर के जमाने में हाथ से लिखना लगभग बंद हो चुका है। और गणना के लिए हमारे पास में हर जगह कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और तो पेपरलेस एजुकेशन की बात हो रही है। तो ये जो आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है ना सर, इसमें जहां तक डिजिटल एजुकेशन, जो आज हमारी नई सरकार का भी एक बहुत बड़ा एक मिशन है, एक सपना है कि डिजिटल इंडिया की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो कुछ बातें हैं कि आज भी हमारे यहाँ पर प्रचलन है कि भाई बच्चे को खूब पहले से ही हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए तख्ती पे लिखाओ 4 लाइन की कॉपी, 2 लाइन की कॉपी, वही सब सिस्टम चल रहा है, जबकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसी से जुड़ा एक सवाल ईश्वर भाई मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि शिक्षा को आज भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही, जो कि देनी चाहिए। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं ये करना, कोई भी 3 अधिकार अगर दिलीप मोदी को दिए जाएं कि शिक्षा में परिवर्तन लाएं अपने हिसाब से, तो वो 3 बातें आप सबसे पहले कौन सी करेंगे? सबसे पहले तो मैं शिक्षा के लिए फ्रीडम की बात करूंगा। जी, स्वायत्तता, स्वाधीनता होनी चाहिए। जी, देखिए हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की आवश्यकता यूनिक है। बिल्कुल। वो क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसके लिए उसे फ्रीडम पहचाना जाना चाहिए। सबसे पहले फ्रीडम की बात करूंगा, और फिर दूसरी बात निगेटिविटी बंद होनी चाहिए जी। नकारात्मकता। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जैसे ही स्कूल में आता है, घर से शुरुआत होती है, उसे ये बोल करके स्कूल भेजा जाता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, ये तुम नहीं करोगे। बहुत अच्छी बात। स्कूल में भी जब वो आता है तो सबसे पहले उसको यही कहता है कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। ये उसको सबसे पहले सिखा देती है, वो पहले सिखाएगा, ऐसे मत करो, ऐसे मत कर देना, बोर्ड की तरफ ही देखता रहना, और टीचर कहे तो झूठ, कई बातें झूठ भी सिखा देते हैं घर वाले, तो ऐसे मत कह देना। यहाँ क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट, उसका विकास रुक जाता है। वो क्या करना चाहता है, उसकी पॉजिटिविटी क्या है, उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलता। फिर दूसरी बात, हम उसे बांध देते हैं पाठ्यक्रम में। जी 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 जी, फ्रीडम नहीं है ना कि उसे ये करना है कि भाई जो वो करना चाहता है, उन इच्छाओं का, उन टैलेंट्स का हम दमन करते हैं जी। और जो कुछ हमने एक नियम बना रखे उसके अनुरूप उसको बनाने की, उसके अनुरूप उसको ढालने की कोशिश करते हैं। मैं अगर सही शब्दों में कहूं तो बच्चा ईश्वर का रूप होता है जी। हम ये कहते हैं कि बच्चा, हम स्कूलों में एक बहुत विद्वान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है सर कि बच्चा जब हमारे स्कूल में आता है तो ईश्वर का रूप लेकर के आता है। ईश्वर को हम इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, और इंसान से जब वो फील्ड में जाता है तो कई बार तो वो शैतान भी बन जाता है। क्या बात है, नागरिक भी नहीं बन पाता। नहीं, और एक चीज जो हम अपने बच्चों में देखते हैं ना, हम ये ढूंढते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है जी। हम अपने बच्चे की योग्यताओं को वहाँ नजरअंदाज कर देते हैं जी। एक वो भी बहुत बड़ी बात है कि स्कूल तो सारे ही अच्छे हैं, वहाँ शिक्षा सरस्वती विराजमान है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम ईश्वर को इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही और दिल को छू गई मोदी जी। बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि एक प्रतिस्पर्धा सी हो गई है निजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में। आपको क्या लगता है कि सरकार जो कुछ स्कूलें चला रही है वो ठीक नहीं चला रही है, या वहाँ की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है, या आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है? क्या फर्क आप महसूस करते हैं? देखिए दोनों का ध्येय एक है, दोनों नागरिक तैयार करते हैं, उसकी अपना एक सरकार एक जन कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत वो काम करती है, उसमें सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चलती है। आपको क्या लगता है? देखिए सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं और अपनी सीमाएं भी हैं। मैं उस पर विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, ठीक नहीं है। लेकिन सरकार की जो शिक्षण संस्थाएं चलती है उनका उद्देश्य एक अलग होता है। उनका उद्देश्य है कि जो उनको एक सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम को उन्हें फॉलो करना है। जहां तक प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, मैं देखिए उसको बहुत अच्छा मानता हूं। प्रतिस्पर्धा से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।
आज जिस चीज को हमने फ्री छोड़ दिया, जैसे जब से ये प्राइवेट शिक्षण संस्थान अस्तित्व में आई, जो कंपटीशन हुआ, तब लोगों को एक अंतर महसूस हुआ। अब तो सरकार भी पीपीपी मोड पे आ गई है। बिल्कुल, सरकार भी अब तो पीपीपी मोड पर आ रही है, लेकिन अभी व्यवहारिक रूप से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से अभी काफी शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी जो निजी महाविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुल गए, ये एक अच्छा प्रयास है। बिल्कुल अच्छा प्रयास है, लेकिन देखिए जो प्रतिस्पर्धा है वो किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से अंततः जो फायदा होता है, जो लाभ होता है, वो उपभोक्ता को होता है। यहाँ पर हम विद्यार्थी की बात करें तो उनको होता है। आजकल मोदी जी वैश्विक चुनौतियों की बात होती है, क्योंकि संचार क्रांति के बाद जो सूचना का जो क्रांति आई है, उससे अमेरिका की घटना से झुंझुनू का बच्चा, जयपुर का बच्चा, गांव में बैठा हुआ बच्चा भी प्रभावित होता है। जी, उस अनुरूप बच्चे को तैयार करने के लिए शिक्षण संस्थानों के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। अध्यापक को भी उसी अनुरूप अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। आप क्या सोचते हो, आज के बच्चे को किस लेवल पर तैयार करनी पड़ता है, किस तरह से आप उसको तैयार करते हैं इन सब चुनौतियों के लिए? देखिए, वैश्विक चुनौतियों का जहां तक प्रश्न है, आज हम वास्तव में ये महसूस करते हैं कि कई चीजों में तो बच्चा अपने अध्यापक से भी आगे है। क्या बात है। टेक्नोलॉजी में खासतौर पे हम बात करें तो नए नए जो गैजेट्स आते हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, बिल्कुल उनको बच्चा ज्यादा जानता है। नई नई चीजों को वो जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। टीचर्स जो हैं वो अपने पाठ्यक्रम में और अपनी किताबों में व्यस्त हैं। टीचर्स ने जब पढ़ाई की थी आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, तब ये चीजें नहीं थी। बिल्कुल सही। और वो चीजों का उनको ऑपरेशन, उनका यूज पता नहीं था। आज बच्चा कोई भी चीज जो पाठ्यक्रम में है उससे हटके कहीं भी इंटरनेट से कहीं से भी कोई चीज जानकारी ले लेता है। आजकल इतने सारे साधन उनके पास उपलब्ध हैं कि जहां तक वैश्विक चुनौतियों का प्रश्न है, स्कूलों के सामने और टीचर्स के सामने बड़ी चुनौती है कि अपने विद्यार्थियों से वो अपडेट कैसे रहें, उनसे अपने आप को आगे कैसे रखें। ये बहुत बड़ी चुनौती है। भैया, आज अगर सिलेबस की बात करें ईश्वर जी, तो आपका तो टाइम मेरे से और आगे होगा। मैं अपना टाइम भी देखूं तो जो चीज मैंने शायद 7th या 8th में पढ़ी होगी, 6th के बाद में पढ़ी होगी, वो आज बच्चे फर्स्ट में पढ़ लेते। बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक कह रहे हैं। एक चीज अब मैं आपकी जरा निजी बात आपसे कुछ करना चाहता हूँ। शिक्षा तो आपका एक रुझान रहा और सेवा क्षेत्र मानकर आपने शिक्षा के कर्म में लग गए जी। आपकी और क्या रुचियां हैं? रुचि देखिए, मेरी बहुत व्यापक, कई तरह की रुचियां मैं रखता हूँ। खास तौर पे पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब, जैसे कि हमारे यहाँ पे इतने ग्रुप स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स हैं, अभिभावक हैं और विद्यार्थी हैं। इनके बीच में एक कुछ नई नई बातों की चर्चा करना, उनके साथ कुछ मोटिवेशन की बात करना, कुछ उनसे सीखना, कुछ उनको अपनी बात पहुंचाना। आपकी रुचि तो बिल्कुल एक राजनेता की तरह है, पब्लिक स्पीकिंग वाली, तो कि उनको भी अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो तो उनके तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी ऐसा तो नहीं है, मतलब ये बच्चों के साथ केवल शिक्षा की चर्चा करते हैं और चर्चाएं तो नहीं होती ना? देखिए, राजनीति से मेरा कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। शिक्षा कर्म का होना भी नहीं चाहिए। राजनीति में मैं बहुत कच्चा हूँ। चलिए, मुझे राजनीति आती ही नहीं। राजनीति से रिलेटेड फिर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ता है जी। रोज नए नए कानून शिक्षा विभाग से जारी हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस मामले में मेरी अपनी एक रिजर्वेशन है, मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। बिल्कुल बताएं। शिक्षा को इन जकड़न से मुक्त होना चाहिए। क्या बात है? शिक्षा जो है बहुत जकड़ी हुई है। मतलब उसके लिए इतने सारे कानून कायदे बने हुए हैं, इतने मतलब डोंट्स, ये नहीं करना है। हाँ। ये बहुत सारी चीजें हमारी। तो ये कानून कायदे जितने भी बने हुए हैं, ये शिक्षा के वास्तविक विकास के लिए रोड़ा है, बाधा है। जो स्वतंत्रता की बात आपने कही, वो शिक्षा को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक बात और मैं जानना चाहूंगी, आप तंबाकू निषेध अभियान से भी जुड़े हुए हैं, एंटी टोबैको कैंपेन, और आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में शिक्षण संस्थान में इन सब की चर्चा भी करते हैं। तो किस तरीके से आप ये अभियान में मतलब बच्चों को प्रेरित करते हैं, इसके कैसे जोड़ते हैं उनको? कैसे? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हमारे झुंझुनू शहर को हम लोगों ने, हमारे सभी एनजीओज ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिल करके झुंझुनू को तंबाकू मुक्त शहर घोषित करवाया है। क्या बात है। बहुत तो इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए। ग्लोबल लेवल पर हम लोग जाते थे। हमारी जो कैंसर सोसाइटी है उसका ये एक इनिशिएटिव था जिसके साथ हम लोग जुड़े थे। हमारी सभी स्कूलों में हमने हर जगह पर लिख करके तख्तियां लगाई हुई कि दिस स्कूल इज टोबैको फ्री,
कंप्लीटली, और धूम्रपान कंप्लीटली निषेध है। जी। साथ साथ में हम अपने बच्चों को, बच्चे तो देखिए करते ही नहीं है धूम्रपान, ऐसा कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन उनके माता पिता या उनके बड़े बुजुर्ग, हाँ, उनके परिवार में कोई वो लोग परिवार ना जी, करें जी, वो लोग धूम्रपान न करें, धूम्रपान ही नहीं किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं ना करें। करें। इसके लिए हम उनको, जैसे मैंने कहा ना, मॉर्निंग असेंबली में, और हम उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं, उनको बताते हैं। बच्चों को हम ये कहते हैं कि माता पिता जब आपको कहें ना कि बेटा आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए, तो हम कहते हैं कि भाई पापा अगर आपके स्मोकिंग करते हैं तो उनको कहिए कि मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए पापा, आज मुझे बर्थडे पे यही गिफ्ट चाहिए कि आज से आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। क्या बात है, वाह वाह। तो ये जो एक प्रेरणा है, बच्चे इमोशनली जब अपने माता पिता को कहते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत इसका सारे फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है। एक चीज मैं हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहता हूं कि झुंझुनू जिला राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से बहुत समृद्ध है जी। और उसका प्रतिशत, बल्कि मैं कहूं कि लगभग 100% है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जापान गए थे और वहां जब उन्होंने सफाई देखी तो एक तथ्य उभर के आया कि वहां स्कूली बच्चों का इसमें बड़ा योगदान है जी। वहां की गली मोहल्ले, अपने घरों के अलावा उसको भी साफ सफाई करते। तो क्या आप इस दिशा में भी अपने छात्रों को कुछ प्रेरित करेंगे? करते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए, जो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो कॉमन सिविक सेंस जी, नागरिकता के जो एक सामान्य गुण है, सामान्य दायित्व होने चाहिए जी, उसमें हम भारतीय वास्तव में बहुत पीछे हैं। जब जापान या विदेश में कहीं जाकर के देखते हैं तो लोगों का जो सिविक सेंस है, नहीं चलिए कोई हम दूसरों से ही सीखें, लेकिन कुछ अच्छी बात सीखें, ये बहुत अच्छी, जबकि ये हमारे प्राथमिक गुण थे जी, हम उनको भुला बैठे, पर दूसरों से भी सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब हम उनको अपनाएं। इसके लिए क्योंकि आप एक नई खेप तैयार कर रहे हैं जी, आपके विचार में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए शिक्षण संस्थान का ये भी एक दायित्व है कि विद्यार्थियों में इस तरह के संस्कार डालें। वो जैसे आपने कहा कि सफाई से लेकर के पानी की बर्बादी न करना, बिजली की बर्बादी नहीं करना, अनुशासन का ध्यान रखना, कतार में अगर आप खड़े हो तो कतार में आपसे आगे जो खड़ा है उसको पहले अवसर देना, धक्का मुक्की नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, इस तरह की बातों का संस्कार देना हमारे स्कूलों में हम हमेशा करते हैं। और ये तो जरूरी है। अगर शिक्षण संस्थाएं यही नहीं करेगी, अपने सामान्य नागरिक के गुण अगर विकसित नहीं करेगी, सिर्फ उन्हें परीक्षाएं पास कराना, अच्छे नंबर दिलाना, ये तो शिक्षा नहीं है ना। क्या बात है, इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अच्छा विद्यार्थी को घुमाना फिराना भी बहुत जरूरी है जी। मुझे अच्छा लगा कि आप बंबई छोड़ के अपने देश में आ गए जी। आपकी और क्या क्या रुचियों में, जैसे मैं आपकी रुचियां घूमने फिरने की बात है, तो आप अपना जो खाली समय है, कभी वैसे तो मिलता ही नहीं होगा क्योंकि इतना काम है, लेकिन अगर कभी थोड़ा बहुत खाली समय है तो उसको कैसे व्यतीत करते हैं? देखिए, जब हम ये शिक्षा के क्षेत्र में आए ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी रुचियां पूरी हो जाती है। वाह वाह वाह। पूरे वर्ष भर में स्कूलों में खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां, अभी आपने जो पर्यटन स्थल की बात की ना, हमारे सभी स्कूलों में हम बच्चों को हिस्टोरिकल टूर, एजुकेशनल टूर, तो घूमना भी हो जाता है, वो भी हो जाता है और नॉलेज भी बढ़ती है। बिल्कुल, नॉलेज भी बढ़ता है। और हमारे जितने भी शौक हैं, चाहे वो साहित्यिक हों, चाहे वो वाक शक्ति के हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों, सारे समय समय पर पूरे होते रहते हैं। हम हर चीज में एक्टिव रहते हैं। हर दिवस, जब भी कोई दिवस आता है किसी भी तरह का, चाहे वो हमारे व्रत त्योहार हो, दिवस तो उनको मनाते हैं, तो उनको मनाते, हम लोग बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, तरोताजा रहते हैं। विद्यार्थियों के साथ समय समय पर हमारे सारे शौक पूरे होते रहते हैं। मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। विद्यार्थियों के साथ रहने का फायदा तो यह है कि आदमी हमेशा जीवन भर विद्यार्थी रहता है, यंग रहता है। आज मैं अपने आप को उन विद्यार्थियों के साथ खेलते कूदते, उनके साथ हम क्या करते हैं सर, कि उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मैं उनके साथ विद्यार्थी बन जाता हूँ। मैं, मेरी धर्मपत्नी, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं छोटे बच्चों के साथ। जब हम उनके साथ वो जिस प्यार से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमारा तो दिन संवर जाता है। वाह 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 वाह। जो रुचियों की आपने बात की ना, तो मोदी जी की एक खास बात और है, आपको लिखने का भी शौक है जी। तो क्या लिखना पसंद करते हैं, किस किस सब्जेक्ट पे आप लिखते हैं? देखिए, मैं पहले तो कविताएं भी लिखा करता था। क्या बात है। और अब आजकल तो लेख लिखता हूं कुछ मैं शिक्षा से संबंधित, और जो हमारी वर्तमान व्यवस्थाएं, इसमें किस तरह से क्या सुधार हो सकता है, कैसे हम इसको
लागू कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बीच में बात भी की थी कि इसमें आपके क्या सुझाव है कि आमूलचूल परिवर्तन कैसे हों। तो देखिए 31-32 वर्षों की इस जर्नी में, इस पूरी यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा है और एकदम गहराई में, एकदम जड़ में, जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल पर क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान है। अगर हम यही नहीं करेंगे तो फिर हमारे 31-32 वर्षों की इस यात्रा का साधना का कोई मतलब नहीं है। इस साधना से हमने जो कुछ भी सीखा है, जो लर्निंग हमने की है, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको सूचीबद्ध, पंक्तिबद्ध करना बहुत जरूरी है। पुस्तकों का प्रकाशन ये मेरी अभी तैयारियां चल रही है, न सिर्फ पुस्तकों का प्रकाशन, लेकिन इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स वगैरह तो सब मैं देख रहा हूँ आप जी, हमारी भी हैं, जर्नल्स भी हमारी निकलती हैं, हमारे बहुत सारे लिटरेचर्स निकलते हैं जी। तो ये सब चीजों से क्या, मेरा एक इसके साथ में एक और योजना है, पुस्तकों के साथ साथ हम इसको डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में मतलब आजकल देखिए जो प्रिंट मीडिया की बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुकूल हम अपनी इन सारी बातों को करना चाहते हैं जी। हमने अभी भी अपने 31-32 वर्षों का जो हमने अपने सिस्टम्स डेवलप किए हैं, उन सारे सिस्टम्स को भी हमने डॉक्यूमेंट किया है प्रोसेस मैनुअल के रूप में जी। कि हमारी स्कूल में कब क्या करना है, किसे करना है, उसकी जवाबदेही किसकी है, ये सारा डॉक्यूमेंट कर लिया है हमने, ताकि क्या है कि ये अनवरत चलता रहे। मोदी जी 30-32 साल का सफर कोई छोटा सफर नहीं होता, और इस दौरान क्योंकि आपने कुछ किया है तो आपको हासिल भी हुआ है, आपको कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, हमें मालूम है। तो आइए हम जरा देखते हैं, एक बार आप देखिए, आपको जो पुरस्कार मिले हम उस पर एक बार नजर डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने जो कुछ मेहनत की है उसका आपको रिवार्ड भी मिला है। तो ये आप वाला अपने पुरस्कारों के बारे में मुझे डॉक्टरेट की जो डिग्री मिल रही है उसका है ये, सिंघानिया विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और कौन कौन से पुरस्कार आप मिले हैं उसके बारे में हमें बताएं आप। हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, बिजनेस रैंकर्स अवार्ड मिला है जी। और हमारी जो, और ये मेरे 1983 में जब हमने शुरू किया था तब का है ये, बिल्कुल बिल्कुल जी, वाह। ये बैंकॉक में अवार्ड मिला था। अरे वाह, हाँ जी, ये बहुत। तो इन पुरस्कारों के बारे में कुछ और बताएं हमें आप। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम जुड़े हुए हैं तो जो लोग भी इसमें एनजीओज हैं या जो विभाग हैं वो हमारे वर्क को रिकॉग्नाइज करते हैं। विदेश जी, किसी कॉन्फ्रेंस में जी हाँ, बिल्कुल। बहरीन में एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे माननीय कपिल सिब्बल जी भी उस वक्त के शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, वो भी उसमें शामिल थे। तो उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन था। और ये बहरीन में जो 4 दिन का एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल वर्कशॉप सेमिनार हुआ था, तो उसमें आमंत्रण मिला था अपनी सब बात कहने का, सुनने का। बहुत अच्छा अनुभव था वहां पर। तो वो जो इनोवेशन और जो चीजें हमने ये बिजनेस रैंकर अवार्ड है और ये बिल्कुल। तो अलग अलग शिक्षण संस्थानों ने अब हमारे कार्य को पहचाना और रिकॉग्नाइज किया, सम्मानित कैसा लगता है आपको पुरस्कार मिलकर जब प्राप्त होता है तो संतोष होता है या मन में कुछ ऐसे, जैसे एक विद्यार्थी के मन में बल्लियां उछलता है जी, आपको भी लगता होगा कि ये हमारी मेहनत का फल है? कैसा लगा आपको? मोटिवेशन मिलता है सर, प्रेरणा मिलती है और कुछ और अच्छा करने की। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये चलिए, पुरस्कारों के लिए तो आपको बधाई। और हम तो ये कहते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें और बढ़ता रहेगा। अब मोदी जी, क्योंकि आप झुंझुनू के हो और झुंझुनू तो बहुत समृद्ध जगह है, सेठाना है, खान पान बड़ा समृद्ध है, और झुंझुनू का खाने को पचाना भी बहुत टेढ़ा काम है क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ती है, तीबे हैं। तो क्या खाने में क्या क्या पसंद है आपको? देखिए, झुंझुनू का और हमारे शेखावाटी का तो खाना ही कुछ ऐसा है कि आदमी ज्यादा खा लेता है, इसलिए पचाना मुश्किल है। अच्छा, ज्यादा खा लेता है, इतना स्वादिष्ट और इतना वो रुचिकर होता है कि इसको ज्यादा खा लेता है। देखिए, खाने का मैं बड़ा शौकीन हूँ। जैसे क्या रुचि है? आप शेखावाटी में ही बोल के बताएं सर। हाँ, शेखावाटी में ही बोल के कहीं केर सांगरी, बाजरे का सोगरे, बताओ। मंगोड़ी की सब्जी, क्या बात है, पापड़ मंगोड़ी, पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, सांगरी का साग, काचरे की चटनी, बाजरे की रोटी, बाजरे का खिचड़ी, मूंग बाजरे का जो खिचड़ी होती है, और वो भी घी डाल करके, राबड़ी, छाछ, ये सब मिला करके पीने का आनंद ही कुछ। पर सर, शेखावाटी में ही बोलना है अपने को। हाँ जी, शेखावाटी में ही बोलना है अब अपने को। अच्छा। तो बहुत मजा आ जावे जी, के बताऊं थाना सा। हाँ, पर एक बात हमारे मन में भी उठ रही है जी, आज दिलीप मोदी या ना होता तो कहीं होता। अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर दिलीप मोदी झुंझुनू में और इस शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता तो संभवतया कहीं न कहीं मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या
टीवी पर या किसी और फील्ड में होता, क्योंकि मेरा बड़ा शौक था। पैतृक व्यवसाय में रुचि नहीं थी आपकी शुरू से? जी नहीं, मेरा बिजनेस माइंड है ही नहीं। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। अच्छा अच्छा। मेरा जो मन है वो एक, जिस तरह से कहते हैं ना, एक कवि की कल्पना, उड़ान में ज्यादा रहता है। मैं घरफूंक तमाशा देखने वाला हूँ। मैंने मेरी शिक्षण संस्थान में मैंने कमाई का कभी उद्देश्य रखा ही नहीं। क्या बात है। मैं कमाई से पहले खर्च करता हूँ, क्वालिटी देना चाहता हूँ कि भाई क्वालिटी कैसे बढ़े। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, लोगों की दुआएं लो। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। वाह वाह। पैसा तो अपने आप आएगा। आप तो बच्चों को शिक्षा दो, उनका विकास करो, पेरेंट्स को और समाज को कुछ दो। कभी फिल्म भी देखते मोदी जी? बहुत शौक से देखता तो जरा कोई देखता था, लेकिन हमारे झुंझुनू में देखने की कोई सुविधा नहीं है। जब भी देखने का मन होता है साहब, जयपुर भाग के आना पड़ता है। अच्छा, कोई कविता सर याद हो? कविता या कोई गाना आपको जो बहुत पसंद हो, वो हमारे जी हमारे साथ शेयर करें आप। देखिए, कविता मैं बहुत दिल से लिखता हूँ। तो मैंने अपने शिक्षा के बारे में एक कविता लिखी थी। सुनाइए। कि पैदा होते ही रोना सीखा। क्या बात है। पैदा होते ही रोना सीखा, हंसना सिखाया माँ ने, गिर गिर कर चलना भी सीख लिया, पढ़ना सिखाया मास्टर जी ने। वाह। इस समाज में बोलना भी सीख लिया, हर कोने हर मोड़ पे कुछ न कुछ सीखना हम नहीं भूले। लेकिन 80 वर्ष बाद जब मौत लेने आई तो बरबस मुंह से यही निकला, ठहर जा जरा, अभी जीवन जीना सीखना तो बाकी ही रह गया। क्या बात है। क्योंकि जीवन, हम लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं। ये शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये अनएंडिंग, अंतहीन यात्रा है जी। अगर सीखने की जिज्ञासा हो, आप कुछ सीखना चाहें, तो हर मोड़ पे, हर कोने में, हर जगह, हर चीज आपको कुछ न कुछ सिखाती है। ज्ञान की अविरल धारा है, वो तो बहती रहती है। लेकिन सही बात तो क्या है, देखिए स्कूलों में मैंने पहले भी बताया कि हम जीविका कमाना तो सीख लेते हैं जी, लेकिन जीना नहीं सीख पाते, हाउ टू लिव। हाँ। और स्वस्थ जीवन, प्रसन्न जीवन कैसे हम जिए, ये हम कहीं नहीं सीख पाते। ऐसे ही पढ़ना तो सब जानते हैं जी, लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत कम लोग जान पाते हैं जी। आपकी हमारी बात हो रही थी कि आप कोई हमें गाना भी सुनाएंगे और आप जरूर सुनाइए। वो जब आप भाभी जी को देखने गए थे जी, तब वो आपने उनको सुनाया था, वही सुना दिया। अच्छा, ये अंदर की बात आपको कहाँ से सुनाइए? आप कह रहे थे मुझे, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब सार्वजनिक बात हो गई है तो वही सुना दीजिए आप। इसमें तो मैं थोड़ा सा अपने आप को नर्वस फील कर रहा हूँ। नहीं, आप नर्वस फील मत करिए, आप तो चलिए वो वाला गाना छोड़ते हैं, जो भी गाना आपको पसंद हो, कोई भी पुरानी फिल्म। नहीं, वही सुना देता हूँ क्योंकि वो अब डेडिकेटेड टू माई। प्लीज प्लीज। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। मोदी जी फूल अब खिल चुका है और गजरा हो चुका है। तो नहीं सर, मुझे तो आज भी वो बिल्कुल ताजा फूल नजर आता है। बिल्कुल सही, और होना भी यही चाहिए। अच्छा, आपने अपना बताया शिक्षण में जो भी सहभागिता, आपके साथ भागीदारी आपकी पत्नी की तो रही, और आपका अपना परिवार आने वाला, आपके बच्चे, क्या वो भी इसमें आपको सहयोग करते हैं या उनका रुझान किसी और तरफ? नहीं, देखिए पत्नी का तो शुरू से ही इस फील्ड में रुझान रहा है जी। उनका स्पेशलाइजेशन है जी। उन्होंने हमारे स्कूल का एक पूरा का पूरा विंग, जिसको हम कहते हैं कि जो बच्चों का, छोटे बच्चों का जो एक विंग है, किंडरगार्टन प्ले स्कूल, उसमें उन्होंने अपने अपने सारे अनुभवों को अब किताबों में पिरो दिया है। पूरे सिस्टम्स, पूरी नई किताबें उन्होंने डिजाइन की है, और छोटे बच्चों को किस तरह से लिखना है, किस तरह से अपने आगे बढ़ना है, इतनी सुंदर किताबें उन्होंने जॉली एंजल्स किड्स स्कूल के लिए बनाई है कि वो बहुत लोकप्रिय है। लेकिन आपकी भावी पीढ़ी में मेरे 2 बेटे हैं जी। तो उन दोनों के, मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि वो विदेशों में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो झुंझुनू जैसे क्षेत्र को उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में वो आज भी इन्वॉल्व हैं। एक बेटा जो मेरा बड़ा वाला है वो IT इंजीनियर प्लस MBA भी उसने किया हुआ है, लेकिन अब वो एजुकेशन में उसका इतना ज्यादा रुचि और इनोवेशन है कि हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स उन्होंने डेवलप किए हैं। ऑनलाइन की हमारी एंट्रेंस प्राइम एग्जामिनेशन का एक नेशनल लेवल पर चल रहा है, जिसमें प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का प्लेटफॉर्म है उसमें। तो बहुत, और IT के जितने भी इनोवेशंस हैं वो सब हमारे बेटे अब इन हमारी संस्थाओं में लागू कर रहे हैं।
छोटा वाला बेटा है वो भी विदेश में पढ़ के आया, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अनुकूल बनाया जाए, ग्रीन स्कूल्स कैसे बनाया जाए, इको फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, वाटर कंजर्वेशन कैसे हो, सोलर महत्वपूर्ण बातें हैं जी, और ये हमारी आवश्यकताएं हैं। सोलर सिस्टम को हमारे स्कूलों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, एनर्जी को कैसे सेव किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्लोबल लेवल का हो। ये हमारी कल की जरूरतें हैं, आज की जरूरतें हैं जो कल पूरी होंगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जी हमने तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था, बहुत अच्छा। अब उसमें 4 चांद हमारी नेक्स्ट जनरेशन में लगा रही है। आपने जो बगिया लगाई है, अब उसमें फूल खिलने का समय आ गया। ये क्या बात है। अब उसकी खुशबू भी महक दूर दूर तक फैलनी चाहिए। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि हमारे जो बेटे हैं उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया कि पापा आपने जो 30 सालों में जितना भी किया, अब वो यहीं तक झुंझुनू तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राजस्थान में, बल्कि हिंदुस्तान में बिखर दूर दूर तक। तो उन्होंने एक ये मॉडल डेवलप किया कि क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, वेरी गुड, अफोर्डेबल एजुकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव, उसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए और अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए और दूर दूर तक इसको कैसे पहुंचाया जाए। मोदी जी, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, सुखद भी होती है, दुखद भी होती है, कभी हास्यास्पद भी होती है। कोई एक घटना जो आपको भुलाए नहीं भूलती, याद आती है, कभी मलाल होता है, कभी खुशी होती है, कभी हंसी आती है, कोई एक घटना अपने स्कूल क्षेत्र की, कोई भी जो आपके जीवन की, आपके जीवन की। देखिए जीवन का तो इतना बड़ा ये स्पैन है, इसमें किसी एक घटना की तरफ याद करके बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए मैं जब स्कूल में स्टूडेंट था 11th क्लास, हमारे यहाँ पे 11th बोर्ड हुआ करता था पहले। तो उस 11th क्लास में मैं एक्टिव स्टूडेंट शुरू से ही था हमारे स्कूल में। और एक्टिव मतलब हर तरह की एक्टिविटीज में, ड्रामेटिक्स में, थिएटर में। और उस वक्त मुझे फिर पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था। अब आप बताओ वो फिर किस लड़की ने आपको कहा बहुत स्मार्ट हो? ये भी पता है आपको? कोई एक बताना मुश्किल है। जी। तो उसमें क्या था कि हमें हमारे स्कूल में एक व्यवस्था के अनुसार एग्जाम्स होते थे हमारे इंटरनल। तो इंटरनल एग्जाम्स जब हो रहे थे तो टाइम टेबल बन चुका, सब कुछ हो चुका, हम लोग सब अभ्यस्त थे कि भाई परीक्षाएं हो रही है। लेकिन फिर मैनेजमेंट ने किसी कारणवश, वो अज्ञात कारण वो बताया नहीं गया, किसी कारणवश उस टाइम टेबल में परिवर्तन कर दिया और एग्जाम संडे को ले ली उन्होंने। जो एग्जाम नॉर्मल डे में होनी थी वो संडे को। और उस वक्त संयोग से मैं उस स्कूल का हेड बॉय, जिसको आप कहते हैं हेड बॉय या अध्यक्ष या मॉनिटर नहीं सर, पूरे स्कूल का हेड बॉय। तो अब उस वक्त फिर नेतागिरी का भूत सवार हो गया। सबने कहा कि साहब ये स्कूल में संडे को कैसे, संडे को तो नहीं देंगे, संडे को नहीं लेंगे। तो अब वो जवानी का जोश था, लोगों ने कह दिया कि यार ये संडे को एग्जाम ले रहे हैं, इसको नहीं देना है। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया और प्रोटेस्ट करना हमने शुरू किया। और 11th का एग्जाम था साहब, बोर्ड एग्जाम दे रहे थे और मुझे हेड बॉय बना रखा था और मुझे आगे कर दिया लोगों ने। तो नहीं हुआ फिर वो नहीं, एग्जाम तो देखिए सर हुआ ही। और मैं उस चीज से इतना कुछ सीखा, उस घटना से इतना सीखा कि मैंने वो एजुटेशन किया। लेकिन हमारे जो टीचर्स की मैं तारीफ करूंगा, जिन टीचर्स और प्रिंसिपल्स के साथ हमने पढ़ाई की, उन्होंने मुझे उस वक्त बुला के अकेले में इतना समझाया। क्या बात है। और वो मेरे समझ में आ गया। तो इन सारी बातों को तो हमने किया ईश्वर दिया। लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे, हमारी सुप्रभात धरती धोरारी में आपको आकर कैसा लगा? देखिए एजुकेशन के जुड़े हुए व्यक्ति से आपने यहाँ पर चर्चा की शिक्षा के लिए, तो मैं दूरदर्शन का इस कार्यक्रम का बहुत बहुत आभारी धन्यवाद दूंगा कि शिक्षा को भी आपने, जैसे मनोरंजन की चीजें हमारी तो प्राथमिकता है, जी बिल्कुल है, तो उसको आपने यहाँ पर एक महत्व दिया और हमें चर्चा के लिए आमंत्रित किया और हमने अपनी एक भावना, अपनी मन की बात कुछ कहने का प्रयास किया, तो बहुत अच्छा लगा है। चलिए दिलीप मोदी जी, आप हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में आए, धरती धोरारी कार्यक्रम में पधारे, आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत आनंद आया।